अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः। अश्विन शुद्ध द्वादशी दिनांक 26 ऑक्टोबर 2023। भावप्रकाश निघंटू कुंकुम कोणाचा? तिला सांग माझं आता लेक्चर चालू झालंय नंतर कर. शङ्खं चक्रं जलौकान् ददतामृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपतिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसकरान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् सत् स्क्रीन दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर, ओके. कुंकुमं कटुकं स्निग्धं शिरोर्गुणजन्तुचित तिक्तम वमिहरम वर्ण्यम व्यंग दोषत्रयापहम. तो दोषत्रयाप है, जनरली कुंकुम को उष्णवीर्य माना जाता है, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा. कुङ्कुमस्य शीतदेशे उत्पत्तिर्भवति निशिगन्धसदृशाः तस्य कन्दाः सन्ति. निशिगन्धसदृश, तो ये शीत में निर्माण होता है. निशिगंध सदृश इस प्रकार के उसके कंद होते हैं. तस्य पुष्पस्य रजांसि कुंकुमम इति नामना प्रसिद्धानि. तो पुष्प का रज जो है वो कुंकुम नाम से प्रसिद्ध है. काश्मीरे बाल्लिकदेशे अफगानिस्ताने प्रान्तदेशे कुङ्कुमकन्दाः रोहन्ति. सर्वेषु काश्मीरोद्भवं कुङ्कुमं प्रशस्तं कुङ्कुमपरागाः आरक्ताः कमलगन्धवत् सुगन्धाश्च. त्या आरक्त वर्ण और कमलगंध जैसे सुगंधी इस प्रकार के हैं. तेषां औषधा क्रियासु उपयोगः तस्य प्रमाणं द्विगुंजा प्रमाणं. काफी मात्रा ज्यादा है द्विगुंजा. कुङ्कुमस्य रसः कटुकः तिक्तश्च विपाकः कटुकः वीर्यम् उष्णञ्च कटुत्वात् उष्णवीर्यत्वाच्च कुङ्कुमं पित्तं प्रकोपयति. दोषत्रयापम ऐसे ऊपर लिखा है. तो ये पित्त का प्रकोप करता है. स्निग्धत्वात् उष्णत्वाच्च वातं शमयति तस्य च कार्यं विशेषेण रक्ते शुक्रे च भवति.
रक्तधातु सामान्य कुङ्कुमं रक्तं वर्धयति, औष्ण्यात् रञ्जकं पित्तं वर्धयति, तेन रसस्य रञ्जनं भवति, कुङ्कुमस्य रजांसि रजो वर्धयन्ति तथा च शुक्रम वर्धयन्ति। तो शुक्र और रज दोनों की वृद्धि करने वाला इस प्रकार का है। जहन्ति सक्षीर औष्ण्यात् शैत्यं निवारयति, तस्मात् शीते काले शीतोद्भव विकारे च कुङ्कुमं लेपने भक्षणे च हितम्। शीतवातात् बालानाम् अग्निमान्द्यं क्षुधानाशः आत्मानः छर्दिः अतिसारश्च जायन्ते, तेषु कुङ्कुमं प्रशस्तं पाने उदरे लेपने च। तो लेपन के लिए तो कुमकुम का ज्यादा प्रयोग नहीं किया गया, नस्य में किया गया है। उदरे लेपने शैत्यात् कफस्य च तथा वातस्य च प्रकोपो भवति, वातप्रकोपात् शिरश्शूलश्च जायते, तस्मिन् तथा अर्थाविभेदके केशरं द्विगुञ्जा प्रमाणं सशर्करं सक्षीरं पाने हितम्। तथैव तस्य शिरसि कपाले च लेपः हितः, सघृतं कुङ्कुमं नस्य च शस्तं, प्राणोदानवातयोः प्रकोपाभ्यां कासश्वासच्छर्दयश्च जायन्ते, तेषां प्रशमः कुङ्कुमं करोति, कासश्वासादिकानां वेगान् च शमयन्ति। ते उष्णवीर्य है, कफनाशन अच्छा है, वातनाशन भी है, पित्त प्रकोपक है वास्तव में, लेकिन मूल ग्रंथ में त्रिदोष शमन इस प्रकार का लिखा गया है। कुंकुमं वर्ण्यम रक्तक्षयात् त्वचि पांडुता उद्भवति। कुंकुमं रक्तं वर्धयित्वा पाण्डुरङ्गं विनाशयति, तथा च तत्त्वगतभ्राजकपित्तस्य रक्तस्य च वर्धनं करोति, तेन त्वग्वैवर्ण्यं पाण्डुता च नश्यति। कफोद्भवे पाण्डुरगे कुङ्कुमं प्रशस्तं, सौगन्धिकत्वात् कुङ्कुमं वृषम्। सक्षीरं सघृतं च कुङ्कुमं कफ प्रकृत्यौ, प्रकृतौ होना चाहिए, वाजीकरणे प्रशस्तम्। तस्य सुगन्धोऽपि शुक्रं वर्धयति, कुङ्कुमं रजः वर्धयति, तथा तत् सशूलम् आर्तवं शमयति। इस दृष्टि से कभी कुमकुम का प्रयोग नहीं किया गया है। उसमें कल्प कौन से उपलब्ध है ये तो पता नहीं है अभी। कुमकुम के कुमकुमादि लेपम एक है, लेकिन ये काफी महंगे होंगे क्योंकि कुमकुम काफी महंगा है। वातप्रकोपात् योनि संकोचो जायते, तत्र वातस्य अनुलोमनं कृत्वा कुङ्कुमं योनिशूलं प्रशमयति तथा रजस्रावयति। प्रसूतिकाले आविनां प्रवृत्त्यर्थं कुङ्कुमं प्रशस्तं, मसूरिकायां रोमान्तिकायां च स्फोटनार्थं पूर्वरूपे कुङ्कुमं प्रशस्तम्। अतिमात्रया तु सेवितं कुङ्कुमं तालुगलशोषं तृष्णां दाहं च जनयति, तेषु सक्षीरं घृतपानं प्रशस्तम्। दौर्गन्धस्य नाशार्थं रोचनार्थं हृदयस्य आह्लादनार्थं च विविधपाठेषु कुङ्कुमस्य प्रक्षेपणं प्रशस्तम्। वैसे श्रीखंड और बासुंदी में डाला जाता है कुमकुम, और एक उसका अलग स्वाद इस प्रकार का हो जाता है। तो ये मैंने एक सुना था कि पंच पकवानों का अगर भोजन होता है तो उसमें कुमकुम जल रखा जाता है बीच में। और समझो कि बासुंदी और श्रीखंड दोनों है, तो बासुंदी खाना खाने के बाद, पीने के बाद बीच में अंगुलियां कुमकुम के जल में डाली जाती है, और फिर श्रीखंड वगैरह जो है उसका आस्वाद लिया जाता है। ये पहले प्रचलन में था, अभी तो कुछ इस प्रकार का मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ प्रचलन में था, ऐसा सुना है। तो कष्टार्थ में शायद इसके बारे में थोड़ा सोचे, और घर में लेने के लिए कह सकते हैं। और वैसे विदेशों में स्पेन देश का कुमकुम अच्छा माना जाता है,
गोरोचन। गोरोचना तु मंगल्या वंद्या गौरी च रोचना। गोरोचना हिमा तिक्ता वश्या मंगल कांतिदा। विशालक्ष्मी ग्रहोन्माद गर्भस्राव क्षता सुरुत। सुरुत क्या है? तो ये मंगल्य है। तो वैसे गोरोचन मिश्रण नाम की दवा पहले आती थी। गोरोचन मिलता है या गोरोचन कोई काम कंपनी भी बनाती है। अभी इसके बारे में थोड़ा सजग होना जरूरी है, क्योंकि कत्तल खाने में जाने वाली जर्सी गाय इस प्रकार की है। वहां से ये जब पित्ताशय निकालते हैं तो उसमें गोरोचन मिलता है। कि अगर देसी गाय है तो उसका गोरोचन हम ले सकते हैं। हिमातिक्ता वश्या, तो ये वशीकरण में प्रयोग में लाई जा सकती है। मंगल कांतिदा, मंगल करने वाले और कांति देने वाले हैं। मेरे पास एक मरीज था, 18-19 बरस का युवा था। आत्महत्या खुदकुशी के विचार मन में थे। और उसमें स्पष्ट रूप से बता दिया कि मुझे इस प्रकार के विचार सता रहे हैं, मैं क्या करूं इस प्रकार से। तो मैंने सोचा ये अमंगल है, तो इसको कुछ मंगल देना चाहिए। तो गोरोचना तो मंगल है, श्लोक याद में आया, तो उसको गोरोचन मिश्रण दे दिया। तो एक हफ्ते में ही उसके विचार बंद हो गए। ये भी एक अजीब मामला है। गोरोचनादि गुलिका, सांडू गोरोचन मिश्रण नो मोर अवेलेबल। एबीपी का गोरोचनादि गुलिका अगर मिलती है तो बेहतर ऑप्शन है, तो उसको जरूर ले सकते हैं। और सांडू का गोरोचन मिश्रण पहले मिलता था, अभी नहीं मिल रहा। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि देसी गाय के पित्ताशय से ये अगर निकलता है तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। विष अलक्ष्मी ग्रह उन्माद, तो ये खास है गोरोचना की। अलक्ष्मी नाशन, दारिद्र्य का नाश करना। वैसे दारिद्र्य और अलक्ष्मी और लक्ष्मी दोनों पॉजिटिव एंटिटीज है। एक बड़ी अजीब कथा सुनाई दी थी। कि दोनों विष्णु के पास गए, ऐसे कुछ देव के पास गए, और दोनों बहस कर रहे थे। वो वही सबसे सुंदर है, दोनों में से वही सुंदर है। तो उसने कहा कि एक काम करो तुम, एक 100 कदम जाके वापस चले आओ इस प्रकार से। तो दोनों ने किया। तो उन्होंने जवाब दिया कि लक्ष्मी जब आती है तो अच्छी दिखती है, और अलक्ष्मी जब जाती है तो अच्छी दिखती है। इस प्रकार से दोनों अच्छी दिखती है, लेकिन एक जाते वक्त अच्छी दिखती है, एक आते वक्त अच्छी अच्छी दिखती है इस प्रकार से। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि संपत्ति होने के बावजूद भी दारिद्र्य की स्थिति रहती है, या दारिद्र्य की मनोवृत्ति रहती है। और फिर वो निकालना काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का होता है। जब हमारी विपन्नावस्था होती है तब दारिद्र्य वृत्ति होना ये स्वाभाविक है। लेकिन विपन्नावस्था टल जाने के बाद, जबकि सांपत्तिक स्थिति अच्छी है, होता है। वैद्य रत्न केरल की गोलोचनादि गुटिका नाम से उपलब्ध है, तो सभी की है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि फिर ये लेके आना। और विष अलक्ष्मी ग्रह उन्माद, या ग्रहोन्माद, एक गर्भस्राव, ये भी एक बात बताई गई है। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन में गोरोचनादि गुटिका का प्रयोग कर सकते हैं। क्षत, और ये अश्रुत शायद होगा। अश्रुत
ये तो अजीब है कि असु का मतलब तो प्राण है, प्राण हरण करने वाले तो नहीं है। और क्षता हो लिखा है, तो निश्चित उसमें अ है। तो असुरुत का मतलब नहीं है, असुरुत शायद होगा, क्षता असुरुत, इस प्रकार से। इसमें देखते हैं द्रव्य गुण की किताब में, द्रव्य गुण किताब में कहाँ है मालूम है कुछ गोरोचना? गो खो गो घो। गोरोचन नहीं है। ठीक है। तो क्षताश्रुत शायद होगा पाठ। मुझे नहीं लगता कि एक क्षताश्रुत इस प्रकार का पाठ होगा। तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। सुहृद हृदयासाठी हितकर असा अर्थ होईल का? लेकिन अ बीच में जो घुस गया है, क्षतश्रुत इस प्रकार का अगर होगा, तो श्रुत का एक मतलब मित्र है, वो भी यहाँ लागू नहीं हो रहा। और ये असुरुत है, तो असु का मतलब तो प्राण है। नहीं तो क्षता नहीं हो, क्षतश्रुत इस प्रकार का होता तो अलग होता। तो नहीं लगता है ये हृदय के लिए हितकर इस प्रकार का नहीं होगा। ये नया शुरू हुआ, म्यूट होना। व्याघ्र नख, नखम व्याघ्र नखम व्याघ्रायुधम तच्चक्रकारकम। नखम स्वल्पम नखी प्रोक्ता हनुर्हट्ट विलासिनी। नखद्वयम ग्रहश्लेष्म, नखद्वय। वातास्र ज्वर कुष्ठरुत। लघुष्णम शुक्रलम वर्ण्यम स्वादु व्रण विशापहम। अलक्ष्मी मुख दौर्गंध्य रुत्पाक रसयो कटु। व्याकरण का तो मालूम नहीं है इस प्रकार का। कुछ मिलता है या नहीं मिलता है इस प्रकार से। स्वल्प नख है तो नखी बताते हैं। हनुर हट्ट विलासिनी। नखद्वयम न ग्रह श्लेष्म वात, तो ग्रह वगैरह में है। कंटकारी का पर्याय व्याघ्र नखी। लेकिन ये तो कंटकारी नहीं है। मुझे कंटकारी का व्याघ्र नखी इस प्रकार का पर्याय याद में नहीं है। ये शिवाजी महाराज ने व्याघ्र का जो प्रयोग किया था वो तो शस्त्र ही था। वो कहाँ से लिया गया मालूम नहीं था। ग्रह श्लेष्म वातास्र ज्वर कुष्ठरुत लघुष्णम शुक्रलम वर्ण्यम स्वादुपेय रस विपाक रसयो कटु, ये भी बात बताई गई है। अलक्ष्मी मुख दौर्गंध्य रुत, ये मेरे ख्याल में गणेश शास्त्री के, फड़के शास्त्री के किताब में नहीं होगा व्याकरण का।
और वैसे इसमें काफी ताकत होनी चाहिए क्योंकि यही व्याघ्र का शस्त्र इस प्रकार का है। बालक, बालम रीबेल, रीबेर बर्हिष्ठोदीच्यम, बर्हिष्ठ उदीच्यम केशाम्बु नाम च, केशाम्बु नाम, बालकं शीतलं वृक्षं लघुदीपन पाचनं रुल्लासारुच विसर्प रुद्रोगामय रुद्रोगामातिसारचित् स्याद्वीरणं वीरतरुर्वीरं च बहुमूलकम् वीरणं पाचनं शीतं स्तंभं लघु तिक्तकम् मधुरं ज्वरनुद्वान्ति मदचित् कफपित्तरुत् तृष्णास्त्र विष विसर्प कृच्छ्रदाह व्रणापहम। व्याघ्री पर्याय, व्याघ्र नखी नहीं है, हाँ। ये बालक या बालक, ये वास्तव में उशीर का एक पर्याय है, लेकिन ये उशीर भी नहीं दिखाई दे रहा। शीतलम रघु रूक्षम लघु दीपन पाचनम, बालक है क्या इसमें द्रव्य गुण के किताब में, बालक या बालक? वासा, वासा नहीं है ये। केशाम्बो नामच, ये तो और वीरण वीरतरु, वीरतरवादी गण वैसे है, लेकिन ऊपर वीरतरु नहीं है कुछ सुगंध वाला। नहीं नहीं है सर। अतिविषा भी नहीं है ये। और वीरतर और नीचे वीरण से शुरुआत की है, ये भी। और बालक के नीचे ये क्यों आ गया, तो नहीं बता सकते कुछ इसके बारे में। वीरण, वीरणस्य तुमूलं स्यात् उषिरं नलदं च अमृणालं च सेव्यं च समगन्धिक इत्यपि उषिरं पाचनं शीतं स्तम्भनं लघु तिक्तकम् मधुरं ज्वरुद्वान्ति मदनुत् कफपित्तरुत् तृष्णास्र विष विसर्प दाह कृच्छ्र व्रणापहम। तो वीरण है और उसका मूल उशीर है। उसको नलद, अमृणाल, सेव्य, समगंधिक, ये सब पर्याय है, ये तो कभी सुनाई नहीं दिए। पाचन है शीत स्तंभन लघु तिक्तक, मधुरम, ये सुगंधी तो है, और खास करके ग्रीष्म ऋतु में पानी ठंडा करने के लिए वास्तविक रूप में इसका प्रयोग, उशीर का प्रयोग होता रहता है और अच्छा सुगंध आता है। मैंने एक सोचा था कि ये अभी बॉटल्ड वाटर सभी जगह मिल रहा है और सिर्फ पानी ठंडा करके देते हैं, बाकी कुछ नहीं है उसमें। तो ठंडे करने से अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम उशीर का अर्क उसमें डालेंगे तो उसका एक सुगंध अच्छा आएगा और नेचुरल रूप से वो ठंडा होगा। तो ये करके देखना चाहिए। वैसे उशीर का अर्क मिलता है नहीं मिलता है मालूम नहीं, लेकिन मिला, बनाना मुश्किल नहीं है। उसमें कितना सुगंध रहेगा ये देखना पड़ेगा इस प्रकार से। और फिर ये नैसर्गिक सुगंध उसमें है, और शीतवीर्य भी अच्छा है, तो ये अच्छी तरीके से काम करेगा। मधुरं ज्वरुत वांति मदनुत कफपित्तरुत तृष्णा व्रण, इन सभी में है।
वैसे केमोथेरेपी के साथ में उशीर का प्रयोग विषनाशन भी है, दाह कृच्छ्र व्रणापह भी है, कफ पित्त रुत है, वांति रुत है, ज्वर रुत है। तो उशीर का जल इसके साथ में दे सकते हैं। पानी सोना डाल के उबाले और फिर ठंडा होने के बाद उसमें उशीर डालकर वो पानी पिए, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। गौ फड़की की किताब में तो होगा, मालूम है कहाँ पे है, कहीं किसी ने देखा है? 159 सर, बुशू, पेज नंबर 159। कितनी नंबर? 159 पेज। 159। अश्व अश्वगंधा काफी नीचे नीचे जा रहा है। ज्यादा ही हो रहा है आज फिर। उशीरं त्रिविधं कृष्णं पीतं श्वेतं च त्रीण्यपि औषधक्रियासु उपयुक्तानि भवन्ति। उशीरचूर्णं त्रिमाश प्रमाणं सदुग्ध शर्करम्। कृष्ण वर्ग भाव प्रकाश निघंटू। बृहद द्रव्य गुणादर्श। उशीरक्वाथः फलप्रमाणः उशीरासवः सजलयुतः कुशीरस्य तैलं खस इति नामना प्रसिद्धम। तैल भी मिलता है। वेदापनयन। ओके। दाहप्रशमन तृष्णा निग्रहण स्तन्यवर्धन वर्ण्यंच। स्तन्यवर्धन के हिसाब से तो उशीर का प्रयोग नहीं किया है। तिक्तत्वात् मधुरत्वात् शैत्याच्च पित्तं शमयति तिक्तरसेन कफं शमयति तिक्तत्वात् शैत्यात् लघुत्वाच्च वातं वर्धयति उशीरं कटुकं पच्यते शीतवीर्येण तत् रक्तं प्रसादयति रक्तगतं विषम् आमांच पचति। पित्तजज्वरे दोषपचनार्थं तृष्णाशमनार्थं च षडङ्गं पानीयं प्रशस्तम्। दाहे उशीरं दाहं प्रशमयति उशीरस्य चूर्णं क्षीरशर्करा संयुक्तं दाहं जयति रसगतं पित्तस्य तैक्ष्ण्यम् औष्ण्यं च शैत्येन तिक्तत्वेन शमयित्वा
उशीरम दाह प्रशमनकरम भवति। तो इसलिए मुझे लगता है कि केमोथेरेपी के बाद, क्या केमोथेरेपी जब चालू रहती है उस समय में सुवर्ण सिद्ध जल और फिर उसमें उशीर डाल के ये देना उचित इस प्रकार का रहेगा। स्वेदापनयन उशीरम आमम पचति तस्मात् पित्तात् ते सारे आमस्य पाचनार्थं प्रशस्तम पक्वाशय गतम दाहं च शमयति तिक्तत्वात् शैत्यात् च उशीरम स्तंभयति उशीरम धान्यकम मुस्तं बिल्वम समंगा धातके लोत्रम शुंठी नागरं च एतेषां क्वाथः स क्षौदरः अग्निं दीपयति। धातकी लोध्र शुंठी नागर, बड़ा कॉम्बिनेशन है। आमम पचयति अरोचकम सशोणितम अतिसारम सज्वरम अथवा विज्वरम अतिसारम हंति। सशोणितम अतिसारम के हिसाब से इसमें सिर्फ जो बिल्व और शुंठी है, गरंच थोड़ा अजीब है। इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन सशोणितम अतिसारम बाकी द्रव्यों का तो प्रयोग हो सकता है। समंगा एक मंजिष्ठा का पर्याय है। और किसी चीज का है क्या, देखना चाहिए। पित्तज ग्रहण्याम पाचनार्थम स्तंभनार्थम सोशीरम प्रशस्तम आमम पचित अथवा विज्वरम अतिसारम हंति उशीरम पित्तजाम छर्दिम हंति छर्द्याम उशीरस्य फाण्टः प्रशस्तः रक्तपित्ते उशीरस्य द्राक्षाचन्दनयुतस्य च क्वाथः समर्थ शर्करायुता रक्तपित्तं हन्ति। रक्तगतं पित्तं पित्तस्य औष्ण्यं तैक्ष्ण्यं च उशीरं शैत्यात् नाशयति रक्तं च स्तम्भयति तिक्तत्वात् रक्तगतं दोषं च पचति कषायरसस्य द्रव्याणि रक्तपित्तप्रशमनानि भवन्ति किन्तु तानि रक्तगतं दोषं न पचन्ति उशीरं तु रक्तं प्रसादयति। उशीर द्राक्षा चंदन, तो ये रक्तपित्त में करके देखेंगे। कफपित्त शामक मधुर तिक्त शीत वीर्य मधुर मधुर वीर्य। नहीं, तिक्त रस है, विपाक कटुक बता गया है, मधुर नहीं बताया गया है इस प्रकार से। श्लोक देखते हैं। उशीरम पाचरम शीतम स्तंभनम लघु तिक्तकम मधुरम गरुड़ वांति मदनुत कफ पित्तर तृष्णास्त्र विष विसर्प दाह कृष्ण बड़ापम। इसमें विपाक का कोई वर्णन नहीं है। वैसे तिक्त रस ही प्रचलन में आता है। शुक्र शोधन समंगा लज्जालु भी है। और वो शायद यहाँ पे अच्छी काम करेगी। मंजिष्ठा विकसा जिंगी समंगा काल में शिका, ये मंजिष्ठा का भी पर्याय है। विण्माग्रहे च रक्तपित्ते क्षीरं चंदनम मधुयष्टिका द्राक्षायुतः क्वाथः शर्करा मधुयुता उग्रम रक्तपित्तम तृष्णां दाहम ज्वरं च जयेत्। तो विण्मार्ग गया योनि का रक्तपित्त, इसमें उशीर प्रशस्त है। उशीर चंदन यष्टि मधु और द्राक्षा देखना चाहिए। मूत्रकृच्छ्रे उशीरं शैत्याज्वलयोनित्वाच्च मूत्रं वर्धयति विशेषेण पित्तजे मूत्रकृच्छ्रे उशीरं प्रशस्तम् उशीरस्य फाण्टः इमो वा शर्करा संयुतः। तुमचं नाव सांगा. हाय तिथं आत. बसाय सांगितले तिथे. तुम्ही आई काय
ठीक आहे. फोन नंबर माहित आहे का तुम्हाला? नाही. अपने अपने माइक को म्यूट करो. उशिरस्य फांटा इमोवा शर आज की तारीख 27 प्यार से सारे संबंध जो भी होंगे वो आ रहे कोई Dr. Pawan, please mute your mic. उपलभ्यते दाहञ्च शमयति छर्द्याम् अतिसारे ज्वरे विसूचिकायां च मूत्रस्य वहनम् अल्पं भवति. तत्र मूत्रस्य सम्यक् वहनार्थम् उशिरस्य क्वाथः हितः. वैसे उशिर आसानी से उपलब्ध है. हमने भी कोकण में लगाया है, खास करके मृत संधारण के लिए अच्छा है. तो जो बांध होते हैं वहां पे अगर उशिर लगाते हैं तो मिट्टी जो बह जाती है उसको रोका जा सकता है. और वैसे उशिर का हमें भी फायदा है. लेकिन पिछले बरस में ये शुरू शुरू में था, अभी इस बरस में शायद उशिर बड़े पैमाने पर थोड़ा उपलब्ध होगा और फिर दवाइयों में प्रयोग कर पाएंगे इस प्रकार से. उशिरं शीतवीर्यत्वात् जीवयति मूर्छापनयनादिभिः प्राणधारणं करोति. उशिरं मांसी मृद्विका पर्पटयुतः क्वाथः उन्मादं बदात्ते मूर्छाञ्चन्ति पितचे विसर्पे उशिरं प्रशस्तम्. तो मूर्छापनयन के लिए उशिर मांसी मृद्विका पर्पट ये क्वाथ उन्मादं बदात्ते मूर्छांच हंति. ये करके देखना चाहिए. मेरे पास एक मरीज था, एक्चुअली रूबी हॉल में एडमिट था. प्राइमरी फोकस मालूम नहीं था, लेकिन लिवर और लंग में मेटास्टेसिस था और लंग कुछ था ही नहीं, पूरा ट्यूमर ही था. लिवर में मेटास्टेसिस होने के जरिए ये बिलिरुबिन 32 तक बढ़ गया था और मूर्छावस्था में था मरीज. आईसीयू में रखा था, ऑक्सीजन चालू था, सलाइन चालू था और आया था राजस्थान से. तो अभी एलोपैथी के डॉक्टर ने तो बोल दिया कुछ चांसेस नहीं है, कुछ घंटे का सब इस प्रकार से. उन्हें सब ट्रीटमेंट बंद कर दी. तो वो रिश्तेदार पूछने के लिए आए कि हम कुछ आयुर्वेद में करें इस प्रकार से. जब मैंने सुना तो मैंने कहा कुछ करने लायक है नहीं इसमें, तो उसको जाने दो आसानी से. लेकिन वो मान नहीं रहे थे. फिर मैंने जाकर रूबी हॉल में मरीज देखा. तो देखने के बाद भी मुझे नहीं लगा कि इसमें कुछ सुधार होने वाला है इस प्रकार से. तो भी उनका जिक्र था, नहीं हम कुछ भी हो जाए, चाहे मौत भी हो जाए, लेकिन हम कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, ये हमें सहन नहीं होता. तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट चालू है और चल बसा तो भी चलेगा इस प्रकार से.
फिर वहां से उसको शिफ्ट किया एक छोटे अस्पताल में, छठे अस्पताल में। वहां के डॉक्टर ने देखा और फिर कहा क्यों एडमिट किया, आज की रात भी नहीं निकालेगा इस प्रकार से। मैंने कहा कि हमें मालूम है इस प्रकार से। और फिर लाजामंड की मैंने शुरुआत की देने के लिए। और वहां से आईसीयू से निकाल कर हमने केवल एक प्राइवेट रूम में रख दिया था उसको। ऑक्सीजन और सलाइन रखा था इस प्रकार से। उशीर रोपे मुळात की बीज लावले. रोपे मिळतात. जनावर खाऊन टाकत नाही का? नहीं नहीं, जानवर उसको छूते नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उशीर लगाने में। तो लेकिन ये बहुत स्लो ग्रोइंग है, तो काफी समय लेता है इस प्रकार से। तो फिर जैसे सलाइन या ये लाजामंड शुरू हुआ तो इसकी आवश्यकता नहीं रही, सलाइन की आवश्यकता नहीं रही, तो सलाइन बंद कर दिया। सलाइन बंद करने के बाद श्वास कष्टता कम हो गई, ऑक्सीजन की आवश्यकता भी नहीं रही इस प्रकार से। और फिर मैंने थोड़ा सोचा कि हम थोड़ा एग्रेसिव ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसको त्रिफला और आरगवद कषाय करके पिलाया, तो थोड़ा सेमी कॉन्शियस हो गया। और फिर कुछ मरीजों का, कुछ रिश्तेदारों को उसने पहचाना, उससे कुछ बातें की, रिलेवेंट रिलेवेंट इस प्रकार से, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आ गई। और बिलीरुबिन भी 32 से 20 तक नीचे आ गया। जब वहां पता चला राजस्थान में कि मरीज रिस्पॉन्स दे रहा है, तो बड़ी झुंड आई उसको देखने के लिए रिश्तेदारों की इस प्रकार से। फिर भी ये असद रूपाणी पश्यति मूली वापरता है, मूली प्रयोग करते हैं। हाथ से कुछ हवा में टटोलता रहता था। तो मैंने कहा ये रिष्ट लक्षण है, तो फिर बता नहीं सकते कि ये जी पाएगा, लेकिन रिस्पांस तो है, तो चालू रखेंगे। छठे दिन उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी हमारे लिए ये बहुत अच्छी शिक्षा मिली, अच्छा अनुभव मिला। मैंने भी सोचा नहीं था कि ये कुछ घंटे के बाद जिंदा भी रहेगा इस प्रकार से। दूसरी बात, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल गई। सेमी कोमा में आ गया, और फिर रिश्तेदारों को पहचाना, उससे बोला वगैरह वगैरह, ये भी बात अच्छी रही। आईसीयू मैनेजमेंट बंद होकर केवल प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया था, और ये लाजामंड से चालू रखा था उसको इस प्रकार से। तो ये और 6 दिन तक जिंदा रहा, ये भी काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात रही। उशिरादी ऑयल, उशीर लोध्र त्रिफला सिद्ध ऑयल टोल्ड इन सुश्रुत उत्तरतंत्र कफ प्रधान तिमिर नाशकनस्य। मिलता है क्या? कितने प्रयोग किया है क्या? तो शायद रेटानोपैथी में कर सकते हैं। उशीर लोधर त्रिफला सिद्ध ऑयल। तो बनाने में आसान है। प्रवीण भट्ट तुम हो क्या? आरगवध हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी में रक्तगत अम्लता को कम करता है। ये वैसे मैंने वेरिएशन की हैसियत से आरगवध त्रिफला दिया था। अवश्रवसन है आरगवध, तो उसको 5-6 पतले दस्तुए थे, और फिर ये सेमीकोमा में आ गया था दे देने के बाद। उत्तर तंत्र 17
ए अध्याय 17। तो ठीक है, ये उशिरादि तेल का प्रयोग हो सकता है। मदाते मूर्छांच हंती, तो ये शायद काढ़ा उन्माद में या मूर्छा में दे सकते हैं। वैसे मूर्छा में राइल स्ट्रिप डाली होती है और फिर लिक्विड तो दे सकते हैं इसमें। तो ये उशीर मांसी मृद्विका पर्पट, ये इस प्रकार का तन्यवर्धना शोधनश्च। उशीरं जलभूयिष्ठत्वात् तन्यं वर्धयति तथा च पित्ततुष्टं तन्यं च शोधयति तथा तृष्णां स्वेदं दाहं ज्वरम् अतिसारं पित्ततुष्ट तन्यजान् रोगान् बालस्य हन्ति। तो इसका फांट देना है या इसका लेप भी लगा सकते हैं, मालूम नहीं है स्तन के ऊपर, लेकिन पित्तदुष्ट स्तन्य के लिए अच्छा है। उशीरं तिक्तत्वात् शीतत्वाच्च विषम हन्ति पित्तज विषय पारद विषय च उशीरं प्रशस्तम, ये अलग बताया पारद विषय में। तो अभी एक अहम मुद्दा ये है कि पारद की टॉक्सिसिटी कहीं देखी नहीं गई है। पारद का प्रचलन काफी ज्यादा मात्रा में। अभी जो टॉक्सिसिटी पाई जाती है वो लेड की टॉक्सिसिटी पाई जाती है। जहां जहां भी टॉक्सिसिटी के केसेस रिकॉर्ड हुए हैं वहां लेड टॉक्सिसिटी ही अहम है। उसके लिए क्या करना है, एक थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक तो उसकी शुद्ध भस्म शुद्ध बननी चाहिए, अच्छी बननी चाहिए। और 60-60 फुट लगते हैं नाग भस्म बनने के लिए। तो भली भांति बने ये पहले देखना चाहिए। लेप ऑन स्तन बाय वैद्य बालाजी तांबे। लेकिन ये लेप बनाने में थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि ये चूर्ण जो है वो थोड़ा कोर्स रहता है। उसका अच्छी तरीके से लेप होगा, लेकिन शायद चंदन के साथ लेप कर सकते हैं चूर्ण मिला के। वैसे चंदन का लेप काफी प्रचलन में था स्तन के ऊपर। बहुत साहित्यिक भाषाओं में ये आता है। ये एक उत्तम काव्य का उदाहरण मम्मट ने दिया है। निशेष च्युत चंदनम स्तन तटम निर्दृष्ट रागोधरो, इस प्रकार से। तो चंदन का लेप पूरी तरीके से निकल गया है स्तन से, इस प्रकार का वर्णन है। तो शायद उशीर और चंदन दोनों को साथ में लेप करते हैं तो ये अच्छा रहेगा। और फिर धो देना है और फिर स्तन्यपान देना है। पित्तजे विषय पारद विषय च, पित्तजे विषय पारद विषय च उशीरम प्रशस्तम। तो पारद विषय में प्रशस्त है। तो लेट टॉक्सिसिटी के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। और कई जगह सिम्टम्स कुछ नहीं होते कि सिर्फ रक्त में लेड का प्रमाण ज्यादा मिल जाता है। तो फिर एलोपैथी के लिए एक प्रचार प्रसार करने के लिए साधन मिल जाता है कि देखो ये हेवी मेटल टॉक्सिसिटी कर रहे हैं वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। सिम्टम नहीं होते हैं। फिर भी इस प्रकार की टॉक्सिसिटी भी नहीं मिले, इसके लिए सजग होना जरूरी होगा। लेप ऑन स्तन्य, पित्तजे विषय म्हणजे नहीं, पित्तजे और विषय अलग, इस प्रकार से। पित्तज विषय ऐसा दोनों साथ में नहीं होगा शायद। पित्तज और विषय अलग अलग, इस प्रकार से ही देखना पड़ेगा। तो उशीर का काफी प्रयोजन है, कर सकते हैं। जटा मौसी। जटा मौसी भूत जटा जटिला च तपस्विनी मौसी तिक्ता कषाया च। सिर्फ मौसी भी पर्याय है।
नीचे मावशी बताया है कषायाच मेध्या कांति बल प्रदा स्वाद्वी हिमा त्रिदोषास्त्र दाह विसर्प कुष्ठनु। तो ये तिक्त कषाय मेध्य कांति और बल देने वाली, तो मेध्य है, इसके बारे में थोड़ा प्रयास करना है। मधुर शीतवीर्य त्रिदोष नाशन अस्र दाह विसर्प कुष्ठ, इनका शमन करने वाली इस प्रकार की है। जटामौसी तो द्रव्य गुण में होनी चाहिए। जटामौसी नाम से है या फिर मौसी नाम से है, किसी को मालूम है? 203 पण जटामावसी म्हणूनच आहे. पेज नंबर हाँ? 203. जटामावसी म्हणूनच ते सर 203 पानावर. 203 यहाँ के पेज और वहाँ के पेज ये कुमारी। इसकी भी आग नीचे है। चो दो जटामासी क्षुपानि हिमालये उद्भवन्ति। ओह, मांसचूर्णम् एकमाश्वन्मितं सक्षौदरम् अर्धकर्षस्य मूलस्य फाण्टः अर्धफलप्रमाणं मांसीघृतम्। संज्ञा स्थापनी कंडूघाच, कंडूघ्न के लिए तो प्रयोग नहीं किया गया। तिक्ता कषाया मधुराच, तस्याः विपाकः मधुरः वीर्यं शीतं च। कषाय तिक्त माधुर्यात् शीतवीर्याच्च मांसी पित्तं शमयति। कषाय तिक्तत्वात् कफं माधुर्यात् मधुरपाकित्वाच्च वातं शमयति। एवं मांसी प्रभावात् त्रीनपि दोषान् शमयति। मांसी बाहुल्येन रक्ते मज्जनि च स्वकीयं कार्यं दर्शयति। मज्जनि मांसी रक्तगतान् रक्ताश्रयान् च त्रीनपि दोषान् शमयति। तथा च मधुरतिक्तकषायत्वात् शीतवीर्यत्वात् च रक्तं विशोधयति प्रसादयति च। रक्तम नपुंसकलिंगी वर्तते, ऐसा रस रक्ते होना चाहिए था, रस रक्तो नहीं होना है। रस रक्ते पोषयति वर्णञ्च प्रसादयति। मांसी मज्जधातुगतान् दोषान् शमयति। तथा च मज्जधातोः बृहणमपि करोति मधुररसविपाकित्वात्। तस्मात् मांसी मेध्या इत्युच्यते। ये थोड़ा अजीब है। मज्जगत होने के कारण मेध्य है, ऐसा इनका कहना है।
मेध्य के बारे में अलग तरह से सोचना पड़ेगा। मेध्य किस जरिए बन जाता है? दशांग लेप में मौसी है उत्तम कंडुग्न रिजल्ट। अच्छा। विषय से अगर इस प्रकार से है तो दशांग लेप ज्यादा अच्छा काम करेगा। और शायद कैंसर में केमोथेरेपी के जरिए जब रैश आता है स्किन के ऊपर तो दशांग लेप अच्छी तरीके से काम करेगा। वैसे जलोकावचरण के पश्चात भी कुछ लोगों में रैश आ जाता है, तो जलोका अच्छी नहीं होती है इसके जरिए, तो वहां भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दशांग लेप का या मौसी लेप का प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। दाह, विसर्प, कुष्ठ, इसमें तो विषनाशन नहीं बताया इस प्रकार से। संज्ञा स्थापन्य और कंडूगना, तो इस हिसाब से संज्ञा स्थापन्य होने के जरिए शायद प्रयोग कर सकते हैं कैंसर जैसे विकारों में। एक उसमें महत्वपूर्ण है कि हमारी इम्यून सिस्टम कैंसर सेल को पहचान नहीं पाती है। और संज्ञा स्थापन गण से ये कार्य हो सकता है। वैसे मैं वचा का प्रयोग करता रहता हूँ इसके लिए, लेकिन मौसी भी इसमें है तो ये अच्छी तरीके से काम करेगा। तो ठीक है, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिश्रेभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति। कल होगा, परसों अमावस्या है, सॉरी पूर्णिमा है, और ग्रहण है उस दिन। तो मैं जरा सोच के बताता हूँ। अमावस्या तो नहीं है, मुझे मैंने अमावस्या सोचा था, लेकिन अमावस्या तो नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं, कल मैं बता दूंगा।